दो काली तीन गोरी बहू का घूंघट। तुम दोनों को प्यार करने के लिए यही दो लड़कियां मिली थीं? गांव की सारी लड़कियां क्या मर गई थी जो तुम दोनों ने इन काली कलूटियों से प्यार किया? हम उनसे प्यार करते हैं और हम उन्हीं से ही शादी करेंगे। आप उनका रंग देख रही हैं, ना कि उनकी सीरत। अगर हमारी शादी उनसे नहीं हुई तो हम लोग किसी और से शादी नहीं करेंगे। सविता अपने पांचों बेटे कार्तिक, आलोक, सर्वेश, नरेश और अर्जुन के साथ रहती थी। कार्तिक और आलोक गांव में रहकर अपने गांव का कारोबार संभालते हैं। वहीं सर्वेश, नरेश और अर्जुन शहर में रहकर अपने शहर का कारोबार संभालते हैं। सविता अपने बेटों के लिए सुंदर और पढ़ी लिखी लड़कियां लाना चाहती थी, लेकिन कार्तिक और आलोक को गांव की रहने वाली पूनम और पूजा से प्यार हो जाता है। पूनम पूजा गवार होने के साथ साथ रंग में काली भी होती है, जिसके चलते सविता उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन कार्तिक और आलोक के जिद के सामने उसे झुककर शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। वहीं सविता के अपने तीनों बेटी के लिए शहरी लड़कियां पसंद करती है और कुछ महीनों में ही अपने पांचों बेटों की शादी कर अपनी पांचों बहू को घर ले आती है और गृह प्रवेश करती है। पूनम और पूजा, तुम दोनों इस घर की बड़ी बहू हो और हमारे यहाँ घर की बड़ी बहू घूंघट में रहती हैं। तुम जो भी काम करोगी घूंघट में रहकर ही करोगी, किसी के भी सामने तुम बिना घूंघट के नहीं आओगी। रिया, प्रीति और प्रिया, तुम तीनों को घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों सिर्फ अपने सिर के ऊपर पल्ला रख लेना, ठीक है? माँ, लेकिन ये रस्म तो बहुत पुरानी हो चुकी है। आज के जमाने में ऐसी रस्में कौन मानता है? और अगर ये दोनों घूंघट में रहेंगी तो इन्हें काम करने में काफी दिक्कत परेशानी आएगी। 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, अब तू हमें सिखाएगा? तेरे लिए मैं अपनी खानदान की पुरानी रस्मों को नहीं तोड़ूंगी। और इनका रंग भी तो देख, एक तवे से भी ज्यादा काला है। लोग हंसेंगे मेरी काली बहुओं को देखकर। इन घूंघट से कम इनका काला रंग तो छुपा रहेगा। अपनी सास की बात सुनकर पूजा और पूनम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है। सुबह होते ही पूनम और पूजा उठकर तैयार होती हैं और भगवान की पूजा पाठ करके घूंघट में ही घर के सारे काम करने लगती हैं। वहीं शहर की रहने वाली रिया, प्रीति और प्रिया बिना घूंघट करे ही सबके सामने आती हैं, लेकिन सविता उनको कुछ नहीं कहती। आज तुम पांचों की पहली रसोई है तो जल्दी से अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जाओ। अपनी सास के जाते ही पांचों बहुएं अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जाती हैं। जहां प्रिया, प्रीति और रिया बिना किसी परेशानी के खाना बना रही होती हैं, वहीं पूनम और पूजा की घूंघट करने की वजह से खाना बनाने में उन्हें काफी परेशानी होती है। पूनम, इस घूंघट की वजह से तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा कि नमक डाल रही हूँ या हल्दी। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है यार। इस घूंघट की वजह से सारा तड़का जल गया। अब मुझे दोबारा तड़का बनाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही रहा तो खाना ना जाने कब बनकर तैयार होगा। लगता है किसी को खाना बनाने में काफी परेशानी हो रही है। ओह माँ जी की क्या कर सकती, कौन चाहेगा कि उसकी घर की काली बहू को देखकर कोई बाहर वाला मजाक उड़ाए। इसीलिए तो माँ जी ने इन दोनों को घूंघट में रखा हुआ है। प्रिया इतना बोल ही रही होती है कि तभी पूनम के घूंघट की वजह से उसकी खाने की कढ़ाई नीचे गिर जाती है और सारा बनाया हुआ खाना नीचे फर्श पर गिर जाता है। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर सविता जैसे ही किचन में आती है तो ये सब देखकर वो पूजा और पूनम पर बहुत चिल्लाती है। तुम दोनों में अकल नाम की चीज है? सारा खाना नीचे गिरा दिया। माँ जी, इसमें हमारी क्या गलती? घूंघट की वजह से हमें ठीक से दिखाई नहीं दिया। बस करो, तुम दोनों ने तो एक गलती करी, ऊपर से गलती मानने की बजाय अपनी गलती छुपा रही हो। अपनी सास को अपनी जेठानियों को डांटता देख तीनों देवरानियां बड़ी खुश होती हैं। ऐसे ही शादी का दूसरा दिन भी गुजर जाता है। अगले दिन पांचों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म होती है, जहां पूनम और पूजा अपनी मुंह दिखाई की रस्म में घूंघट करके सबके सामने आती हैं। वहीं रिया, प्रीति और प्रिया सर पर रुमाल रखकर सबके सामने आती हैं। तीनों शहरी बहुओं को देखकर सारी पड़ोसन हैरान रह जाती हैं। ये क्या सविता, तेरी बहुएं तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न निकली। सर पर दुपट्टा डालने की जगह रुमाल डालकर आ गई। ये तीनों तो सब में अलग ही चमक लग रही हैं। तेरी बड़ी बहुओं को देख, कितनी संस्कारी है, कितने अच्छे से घूंघट करा हुआ। और ये तीन, सविता मुझे तो लगता है तुझसे बहू चुनने में कोई गलती हो गई है। अपनी पड़ोसन ममता और विमला की बात सुनकर सविता को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और मुंह दिखाई की रस्म हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन, प्रिया, प्रीति, रिया,
तुम तीनों ये इतने छोटे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? वो हमारी दोस्त का बर्थडे है तो हम उसी की पार्टी में जा रही है। अगर हम वहाँ सूट या साड़ी में जाएंगे तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, लेकिन तुम तीनों गाड़ी में जाना ना, कि ऐसे ही बाहर निकल जाना, वरना पूरा मोहल्ला बोलने लग जाएगा। सविता की तीनों बहुएं कार में बैठती हैं और जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करती हैं। वहीं सविता के घर पर उसकी पड़ोसन शोभा आती है, जहाँ पूजा और पूनम घूंघट ओढ़कर शोभा का अच्छे से आदर सत्कार करती हैं और चाय नाश्ता देती हैं। और सविता, तेरी बहुएं तो बड़ी संस्कारी हैं, आते ही मेरे पैर छुए, मुझे पानी ला कर दिया और अब ये चाय नाश्ता। तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली है, वरना आजकल की बहुओं को तो देखा है, लगता ही नहीं है कि घर की बहू है। शोभा इतना बोल ही रही होती है कि तभी प्रिया, रिया, प्रीति पार्टी करके वापस घर आ जाती है। उन तीनों को शॉर्ट ड्रेस में देखकर शोभा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे राम 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 राम, कितने छोटे कपड़े पहने हैं, ऐसा लग रहा है कि कपड़ों की बची हुई कतरनी लपेट लियो। और सविता, ये कैसी बहू है तेरी, न लाज न शर्म न आया, तूने इन तीनों को इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर कैसे जाने दिया? राम 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 भाई, अब से मेरी बहुएं तेरे घर पर नहीं आएंगी, कहीं उन्हें भी तेरी इन तीनों शहरी बहुओं के जैसे ही शौक लग गया तो। इतना कहकर शोभा वहां से चली जाती है। शोभा की बात सुनकर अब सविता का पारा हाई हो जाता है और वो अपनी तीनों शहरी बहुओं पर चिल्लाती है। करवा ली मेरी बेइज्जती, मिल गया तुम तीनों को सुकून। मैं शहरी बहू लाना चाहती थी ताकि सब लोग मेरी तारीफ करें, लेकिन तुम तीनों ने तो हर जगह मेरी नाक कटवा दी है। आज के बाद तुम भी पूजा और पूनम बहू की तरह ही घूंघट में रहोगी, वरना तुम तीनों का इस घर से बाहर निकलना बंद। इतना कहकर सविता वहां से चली जाती है। दिन गुजरते हैं और ऐसे ही एक दिन सविता की बुआ सास देवकी उन सब से मिलने के लिए आती है, जिसके चलते सविता भी घूंघट कर लेती है। बाप रे बाप, घूंघट करे हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, मेरे तो पसीने ही छूट गए। इतनी गर्मी में पूनम और पूजा कैसे दोनों घूंघट करके सारे काम काज कर लेती हैं। मेरी तो हालत ही खराब हो गई है, ऊपर से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। बेचारी पूजा और पूनम कैसे घूंघट में रह लेती होंगी। सविता ने जब खुद घूंघट ओढ़ा तो उसे यह एहसास हो गया कि पूनम और पूजा के साथ जो उसने किया वो सही नहीं था। अपनी बुआ सास की जाने के बाद सविता पूनम और पूजा से माफी मांगती है। मैंने पुरानी रस्मों की वजह से और तुम दोनों के काले रंग की वजह से मैंने तुम दोनों को हमेशा घूंघट में रखा, लेकिन जब मैंने घूंघट ओढ़ा तो मुझे ये एहसास हुआ कि तुम दोनों को कितनी परेशानी होती होगी। आज के बाद तुम दोनों को घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों बिना घूंघट के ही रहोगी, अपनी तीनों शहरी देवरानियों की तरह ही। जो भी मैंने तुम दोनों के साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। अब पूनम और पूजा बिना घूंघट के आजादी से अपने ससुराल में रहती हैं और तीनों शहरी बहुएं भी अब पूजा और पूनम से अच्छा बर्ताव करती हैं और पांचों बहुएं खुशी खुशी ससुराल में रहती। बूढ़ी औरत का नाम सुषमा है। वह फटी चिटी साड़ी पहने हुए कड़ी धूप में बिना चप्पलों के चली जा रही थी। तभी वह सड़क के बीच एक बड़ी भीड़ देखती है, जहां एक गरीब गर्भवती औरत दर्द में छटपटा रही थी। आह माँ, सुमन दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। हिम्मत रखो सुमन, हे भगवान, किसी को मदद के लिए भेजो, कोई तो मदद करो। कुसुम के साथ साथ सुमन का भी पूरा महीना होता है। उन गरीब गर्भवती बहुओं की दशा देखकर सुषमा से रहा नहीं जाता और वह भीड़ को चीर कर आती है। बच्चे के पैदा होने का समय हो चुका है, यहाँ कोई जगह नहीं, यहाँ पास में ही हमारी झोपड़ी है। दोनों कुसुम को उठाकर झोपड़ी में लाते हैं और सुषमा कुसुम की डिलीवरी कराती है, मगर इस बीच उसका मन बीती यादों में खो जाता है। क्या गरीब सुषमा इंसानियत के नाते उनकी मदद कर रही है, या फिर इसके पीछे बीती जिंदगी में उनके बीच कोई और रिश्ता तो नहीं? श्याम सुंदर, मेरी बेटियों को अपने घर की बहू बनाकर तुमने इस गरीब बाप पर बहुत बड़ा उपकार किया है। गिरधर मेरे दोस्त, मैंने तुझ पर कोई उपकार नहीं किया। आज से तेरी बेटी मेरी बेटी है। गरीब गिरधर भारी मन से अपनी दोनों बेटी कुसुम और सुमन को विदा करता है
हर लड़की की तरह कुसुम सुमन भी हजारों सपने लिए ससुराल आ जाती है, जहां सुषमा गुस्से से उनकी आरती उतारती है। पता नहीं इन गरीब बाप बेटियों ने मेरे पति को कौन सी पट्टी पढ़ाई जो उन्हें बहू बनाकर ले आए। भले ये दोनों गरीब मेरे घर की बहू तो बन गई, मगर इसके लिए इन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए कि सुमन कुसुम गरीब घर से थीं और ना ही वो अपने साथ दहेज लेकर आई थी, सुषमा इस शादी से खुश नहीं थी। वहीं कुछ दिनों में सुषमा के तीसरे चौथे बेटे कबीर और प्रतीक परी और काव्या से लव मैरिज करके आ जाते हैं, जिस पर श्याम सुंदर कहता है, प्रतीक, कबीर, तुम दोनों ने शादी कर ली। अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, जो तुम दोनों अपने फैसले खुद से लेने लगे। तो क्या करते पिताजी? आपकी मर्जी से अखिलेश भैया और यश भैया की तरह किसी भी ऐरी गैरी से शादी कर लेते। आपने तो जैसे अपने बेटों की जिंदगी बर्बाद करने का ठेका ले लिया है। इसके बाद सुषमा अपनी अमीर बहुओं का स्वागत करती है और उनका गृह प्रवेश कराती है, मगर कौन जानता था कि अमीर बहुओं के पड़े कदम श्याम सुंदर के घर परिवार को तोड़ कर रख देंगी। सासू माँ, ये देखिए डैडी ने हमारे दहेज का सामान भेजा है। वैसे मम्मी जी, हमारी जेठानियों के घर से दहेज में क्या क्या मिला था? इन दोनों के गरीब बाप ने तो दहेज में एक खोटा सिक्का भी नहीं दिया, पता नहीं कैसे भिखारियों से पाला पड़ा। अपनी अमीर बहुओं के भड़कावे में सुषमा बेचारी गरीब बहुओं को तानों भरी बातें सुनाती है। उस दिन के बाद से ताने सुनना उन गरीब बहुओं के लिए हर रोज की बात हो जाती है। इस बीच सुषमा की चारों बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सासू माँ, आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हैं। मैं और परी प्रेग्नेंट हैं। क्या सचमुच? जुग जुग जियो मेरी बहू रानियों, दूधो नहाओ पूतो फलो। जरा ठहरो। सुषमा जल्दी से परी और काव्या का मुंह मीठा कराती है। ये लो, देसी घी के लड्डू खाओ और मुंह मीठा करो। अब तो मेरा पोता आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ। इतने में सुषमा की दोनों बहुएं भी अपने गर्भवती होने की बात बताती हैं। माँ जी, हम दोनों भी माँ बनने वाली हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। इस बात से ना तो सुषमा खुश होती है और ना ही दोनों को आशीर्वाद देती है। समय बीतता है। सुषमा अपनी अमीर प्रेग्नेंट बहुओं के खाने पीने का खास ख्याल रखती है और उन पर खूब प्यार लुटाती। वहीं बेचारी गरीब बहुएं अपनी सास की प्यार भरी नजर को भी तरसती रहती। परी बहू, काव्या बहू, जरा यहाँ आना। अरे सासू माँ, ये इतनी सारी पॉलिथीन कैसी हैं? इसमें तुम्हारे खाने पीने की चीजें हैं, बादाम, काजू, मेवे, मखाने और सेब, अनार, संतरे भी हैं। इसे तुम्हें ताकत मिलेगी और बच्चा तंदुरुस्त होगा। सुषमा जी, परी और काव्या के साथ सुमन और कुसुम बहू भी माँ बनने वाली है। आप उनके लिए कुछ नहीं लाई? ये फर्क क्यों? क्योंकि ये सब खाने की इनकी औकात नहीं। मेरा बस चले तो इनको दाने दाने के लिए तरसा दूं। अपनी सास के मन में इतना नफरत भरी देखकर बेचारी गरीब बहुओं की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब धीरे धीरे चारों को 5 से 6 महीने हो जाते हैं। जहां सुषमा अपनी अमीर प्रेग्नेंट बहुओं की फरमाइश पूरी करने में खूब पैसे खर्च करती, वहीं बेचारी गरीब बहुएं मन मार कर रूखी सूखी रोटी खाकर रह जाती। तभी एक दिन जब गरीब बहुएं सफाई कर रही होती, तभी गली में ठेले वाला आता है। अमरूद ले लो, अमरूद, कच्चे कच्चे ताजे ताजे अमरूद, अमरूद ले लो, अमरूद। सुमन दीदी, देखो ना, गली में कच्चे अमरूद का ठेला भरकर निकल रहा है। मुझे तो लालच आ रहा है। तभी सुमन अपनी सास से डरते डरते कहती है, माँ जी, गली में अमरूद वाला आया है। कुसुम का अमरूद खाने का बड़ा मन है, थोड़े पैसे दे दीजिए। मेरे पास क्या फ्री फंड के पैसे आ रहे हैं जो तुम पर लुटाऊं? चल जाए यहाँ से। ले 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 ले, ये लो, अचारी मटरी खाओगी? क्या हुआ जेठानी जी, सासू माँ ने पैसे नहीं दिए? मगर मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुम्हें पैसे दे भी सकती हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे आगे नाक रगड़ना होगा। ये सुनकर कुसुम बौखला कर बोलती है, नहीं सुमन दीदी, आप ये नहीं करोगी। मुझे अमरूद नहीं खाना। और तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। कुसुम के दिए जवाब से परी और काव्या चिढ़ जाती हैं और आग लगाते हुए कहती हैं, देख लिया सासू माँ, गरीब होकर भी इन दोनों के अंदर कितना घमंड है। पता नहीं अमीर होती तो क्या करती।
हाँ भाई, अब एकदम से अमीर घर की बहू बन गई हैं, तो घमंड तो दिखाएंगी ही। मुझे तो लगता है कहीं ससुर जी सब कुछ इनके नाम ना कर दें। ये बात सुषमा के मन में घर कर जाती है और अगले दिन जो हुआ उसका अंदाजा किसी को नहीं था। देखिए जी, मैंने जिंदगी में आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, मगर आज मैं आपसे कुछ मांगने जा रही हूँ। वादा कीजिए आप मुझे मना नहीं करेंगे। ठीक है भाग्यवान, वादा करता हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ आप परी और काव्या बहू के नाम कर दें। मगर ये तो सरासर नाइंसाफी है भाग्यवान। इस घर के 4 बेटे और बहुएं हैं, तो सबको सब कुछ बराबर मिलना चाहिए। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अखिलेश और यश को अपनी बीवियों के साथ इस घर से जाना होगा। ये सुनकर सुषमा की दोनों गरीब गर्भवती बहुएं भर आई आंखों से कहती हैं, माँ जी अगर आप ऐसा चाहती हैं तो यही होगा। बाऊजी हमें जाने दीजिए, इसी में हमारे ससुराल की भलाई है। मगर माँ जी बस आपसे एक विनती है, जब हमारे बच्चे इस दुनिया में आएंगे तो पहली तस्वीर हम आपको भेजेंगे, उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे देना। ये कहकर दोनों गरीब बहुएं अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेकर अपने पतियों के साथ भूखे प्यासे सड़कों पर इधर से उधर भटकती हैं। वहीं परिवार टूटकर बिखर जाने के दुख में श्याम सुंदर दुनिया से चले जाते हैं, जिसके बाद परी और काव्या अपनी सास को नौकर बना देती हैं। वहीं बेचारी गरीब गर्भवती बहुएं सड़क बनाने के काम में सीमेंट ईंट धोती और मेहनत से रोटी कमाती। ए बुढ़िया, चल तेरे दिन इस घर में पूरे हुए, अब हमें तेरी जरूरत नहीं। ये घर मेरे पति का बनाया हुआ है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे देख तो काव्या, ये बुढ़िया हमें गुस्से में कैसे देख रही है, जैसे कच्चा खा जाएगी। ओहो, मैं तो डर गई। हम भी देखते हैं कि तू यहाँ से कैसे नहीं जाती। दोनों सुषमा को घसीट कर निकाल देती हैं और सुषमा रोते हुए सड़कों पर चली जाती है। मुझे अपने बच्चों को ढूंढना होगा, मगर मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी उनके सामने। तभी अचानक कुसुम को दर्द उठता है और किस्मत सुषमा को उसे उसकी गरीब बहुओं से मिला देती है। थोड़ी ही देर में कुसुम बेटे को जन्म देती है। सुषमा उस बच्चे के सर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देती है, जुग जुग जियो मेरे लाल। माँ! एकाएक सुमन को भी दर्द उठता है। तभी एक गाड़ी झोपड़ी के बाहर रुकती है और प्रतीक और कबीर अंदर आकर सुमन को अस्पताल लाते हैं, जहां उनकी अमीर घमंडी पत्नियां भी मौजूद थीं। सुमन हिम्मत मत हारना, अखिलेश भैया भाभी को कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में सुमन एक बेटी को जन्म देती है। सभी के डर भरे चेहरे खुशी में बदल जाते हैं और प्रतीक कहता है, सुमन भाभी, कुसुम भाभी, हमारी पत्नी की वजह से आप दोनों की ऐसी हालत में जाने क्या क्या सहना पड़ा। अगर मुझे और कबीर को जरा सा भी अंदाजा होता कि हमारी पत्नी हमारे हंसते खेलते घर परिवार को तोड़कर रख देंगी, तो हम इनसे कभी शादी नहीं करते। देवर जी, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाइए। आपका परिवार शुरू होने जा रहा है। उस मासूम के बारे में तो सोचिए, जिसने अभी इस दुनिया में आंखें भी नहीं खोली। आई एम सॉरी सुमन भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सभी हमें माफ कर दीजिए। गरीब बहुओं के समझाने पर सभी परी और काव्या को माफ करके एक मौका देते हैं, जिसके बाद उनके घर की खुशियां एक बार फिर लौट आती हैं।